प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा, सहायक आचार्य भूगोल। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सेकंड पेपर के लिए एक वीडियो अपलोड करना चाह रही हूं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के संबंध में। अभी अभी इससे पहले एक और वीडियो अपलोड करा है मैंने, मानव भूगोल की परिभाषा से संबंधित रहा है वो। तो स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कह सकते हैं या मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, इसे अध्ययन क्षेत्र भी कहते हैं, स्कोप भी कहते हैं। मानव भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं, उसकी सीमाएं क्या है, कहाँ तक सीमांकित है, ये इन सब के बारे में है। तो मानव भूगोल जैसा परिभाषाओं में भी हमने पाया है कि एक ऐसा विषय है जो परिवर्तनकारी है, क्योंकि पृथ्वी भी अनस्टेबल है और मानव भी क्रियाशील है, बहुत सारे कार्य करता रहता है। अतः मानव भूगोल एक गत्यात्मक विज्ञान है। इसकी अध्ययन सीमा मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ में विस्तृत होती जाती है। मानव की आवश्यकताएं, मानव की इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं और मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध जो है वो जटिल होते जाते हैं। इस प्रकार भूगोल के ये दोनों तत्व, मानव भूगोल के ये दोनों ही तत्व, मानव व पर्यावरण जो है वो परिवर्तनशील हैं। अतः मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में बदलाव आना स्वाभाविक है। इनके अध्ययन क्षेत्र को हम इन निम्नलिखित बिंदुओं में समावेश करना चाहते हैं। पहला है मानव को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय दशाएं, दूसरा तत्व है मानवीय जनसंख्या और तीसरा है मानवीय प्रतिक्रियाएं। अब पर्यावरणीय दशाएं देखें हम तो ये प्रकृति पद्धत है। इसमें प्रदेश की जलवायु, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, स्थानिक संबंध, भूविन्यास, सब कुछ जो प्रकृति ने बनाया है उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा तत्व आ जाता है वो है मानवीय जनसंख्या। इसमें प्रदेश की मानव प्रजाति, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, जनसंख्या का संगठन, प्रवास आदि, तो मानवीय पक्ष जो हैं वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। और तीसरा बिंदु है वो मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं। इसमें प्रकृति और मानव दोनों की अंतर प्रतिक्रियाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। सॉरी। इसमें निम्न 3 उपवर्ग में इन्हें बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं। मानव अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये 3 कार्य, ये 3 आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं उसकी है: भोजन, वस्त्र और आवास। और दूसरा बिंदु है प्रमुख व्यवसाय। तो मानव कौन कौन से व्यवसाय करता है? आखेट करता है, मत्स्य आखेट करता है, वनों से भोजन एकत्रित करता है, कृषि, विनिर्माण, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि। तो जैसे जैसे मानव का विकास होता जाता है, ये जो व्यवसाय हैं ये अच्छे और उच्चतर होते चले जाते हैं। तीसरी है उच्चतर आवश्यकताएं मानव की प्रतिक्रिया के अंतर्गत। वो है स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, विज्ञान, साहित्य, मनोरंजन, धर्म, प्रशासन, राष्ट्रीय संबंध, रीति रिवाज आदि। जो मानव की, जैसे जैसे मानव की सभ्यता का विकास होता जाता है, जीवन का स्तर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ये आवश्यकताएं जो हैं, उच्चतर आवश्यकताएं, ये बेहतर होती चली जाती हैं। तो अलग अलग स्थानों पर मानव समूह बनाकर निवास करते रहे हैं और आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण करते रहे हैं, जिसके आधार पर जनसंख्या, घनत्व, वितरण, वृद्धि निर्धारित होती है। और मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करता है और उच्चतर आवश्यकताएं जो हैं वो सामान्यतः सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास पर आधारित होती है। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। एक पक्ष और है ये, तो यहाँ पर अपन देखते हैं मानव पर्यावरण संबंधों की संकल्पनाएं इसमें अध्ययन करी जाती है। परिभाषाओं में हमने देखा कि मानव पर प्रकृति का प्रभाव है और जैसे जैसे मानव विकास करता जाता है, जैसे जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कहा कि पर्यावरण के अनुरूप काम करता है, फ्रांसीसियों ने कहा
कि ये पर्यावरण के साथ में संबंध बनाता हुआ करता है। आगे आगे जैसा अपन ने देखा कि ये पर्यावरण को या प्रकृति को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। तो इसकी मानव पर्यावरण संबंधों की संकल्पनाएं अलग अलग समय पर बदलती रही हैं। दूसरा है आवास से संबंधित, जिसे हम हैबिटाट कहते हैं। आप इन शब्दों को, अंग्रेजी के इन टर्म्स को अपने शब्दावलियों में ज़रूर समावेश करें। इससे आपका अध्ययन और आपके जो उत्तर करने का तरीका है वो बेहतर हो जाता है और आप चीज़ों को भी समझ पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। हैबिटाट या आवास में, इसमें जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, प्रवास आदि का अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ में मानव के ग्रामीण और नगरीय अधिवासों का भी अध्ययन करा जाता है। वो किस प्रकार के भवन बनाता है, किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है, क्या उसके डिजाइन्स रखता है, ये सब प्रकृति से प्रभावित होते हैं। तीसरा बिंदु इसमें अध्ययन करने के लिए आता है अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी। मानव जो विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करता है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा खेत मछली पकड़ना आदि, ये सभी प्रकार के जो क्रियाएं और सेवाएं हैं, इनका अध्ययन भी मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। और इसका एक और पक्ष है, वो है समाज और संस्कृति। मानव के विकास क्रम को भी दर्शाता है ये। इसमें मानव प्रजाति, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक विकास, संस्कृति, सांस्कृतिक प्रदेशों का अध्ययन आदि इसके अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर हम ये सांस्कृतिक प्रदेश जैसे शब्दों की बात कर रहे हैं, इन्हें ध्यान देने वाली बात है। प्राकृतिक प्रदेश या प्राकृतिक भूदृश्य जो हम शब्द बोलते हैं वो प्रकृति द्वारा बने गए हैं, और सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक प्रदेश जो कहेंगे ये मानव ने बनाए हैं। जैसे प्राकृतिक भूदृश्य की बात करें तो नदी, मैदान, पर्वत, पठार, ये सब प्राकृतिक है। और सांस्कृतिक या मानवीय भूदृश्यों की बात करें तो खेत है, नगर है, सड़क है, ये शहर है, ये सारे नहर है, ये जो मानव बनाता है, इन्हें हम कहते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक प्रदेश। तो इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करा जाता है। तो ये सब था मानव भूगोल की विषय वस्तु से संबंधित। सामान्यतः प्रश्न दोनों को मिला के पूछा जाता है, परिभाषा और विषय वस्तु का। तो किताबों में देखेंगे तो बहुत विस्तृत है, लेकिन यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा गया है। धन्यवाद।